हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इस टॉपिक को हम क्रायोस्कोपी भी बोल देते हैं। तो देखो, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब मैं मेरे प्योर सोलवेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देता हूँ तो जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर सोलवेंट से हायर आता है। लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के अलावा फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँगा, तो जब हम हमारे प्योर सोलवेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे प्योर सोलवेंट से कम आता है, और इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताऊंगा तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी। देखो, हमने बताना है कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर जब हमारे गिवन सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म जो होती हैं वापस में इक्विलिब्रियम में होती हैं, यानी कि हमारे सॉलिड सब्सटेंस का और लिक्विड सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल आ रहा होगा, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारे सॉल्यूशन का वो कम आता है एज़ कम्पेयर टू द प्योर सोलवेंट, और इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको समझाना ही बड़ा इजी है हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। जैसे देखो, ये मेरे पास जो है वो टेम्परेचर है मेरे प्योर सोलवेंट का, ठीक है, सॉरी, ये मेरे प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है। जब मैं इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँगा तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड होता है, हमारा जो सॉल्यूशन होता है, सॉरी, उसका वेपर प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब सपोज करो फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो ये है, ये टेम्परेचर है मेरे फ्रीजिंग पॉइंट का। वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का लो हो गया, तो उसे वहाँ पे कम टेम्परेचर लगेगा अचीव करने के लिए, और सोलवेंट को लगेगा ज़्यादा प्रेशर, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो रिलेटिवली हमारा थोड़ा सा लो हो गया। तो ये हमारा कंसेप्ट था कि जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसे लोअर टेम्परेचर जो है वो फॉलो करना पड़ता है फ्रीजिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए। तो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू में क्या आ जाएगी, लोअरिंग आ जाएगी। इसकी मेरे पास एक और एक्सप्लेनेशन भी है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। वो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ग्राफ देखेंगे। ग्राफ के अंदर हमारे पास देखो, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे जो है वो वेपर प्रेशर है। सबसे पहले मैंने ऊपर जो है वो आपको कर्व शो किया हमारे लिक्विड सोलवेंट की। जो हमारा सोलवेंट है वो ए बी तक तो लिक्विड है, बी के बाद जो है वो उसकी सॉलिडिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो बी सी कर्व जो है वो हमारे सॉलिड सोलवेंट को शो कर रही है। सोलवेंट की कर्व मैंने ऊपर बनाई है, सॉल्यूशन की कर्व सॉरी मैंने नीचे बनाई है, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन उसका वेपर प्रेशर कम आ रहा होता है जब भी हम उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं। तो देखो, बी पॉइंट था जहाँ पे हमारे सोलवेंट की फ्रीजिंग जो है वो स्टार्ट हुई, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हुई है ई पॉइंट पे, मतलब लोअर टेम्परेचर पे, और जो सोलवेंट था उसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई थी हायर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस आ रहा होगा वो क्या आएगा, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको आप डिनोट करते हो डेल्टा टी एफ से। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। फिर जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन निकाली थी, इसके लिए भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन हमारे पास देखो क्या आ रही है, जो हमारे पास हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है मोलैलिटी के, तो हम प्रोपोर्शनल लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये हमारे पास हमारा कांस्टेंट आ जाएगा के एफ। तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ये के एफ हमारे पास जो होता है, इस के एफ को हम बोलते हैं मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए था मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो उसका भी एक और नाम था जो था इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका भी एक और नाम है जिसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास हमारा के एफ आ गया। अब अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मोलैलिटी की जो वैल्यू है वो 1 ले लूँगा, तो मेरा डेल्टा टी एफ जो है वो के एफ के बराबर आ जाएगा।
तो फिर मैं हमारे कांस्टेंट की डेफिनेशन दे सकता हूँ, यानी कि मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। तो ये हमारे पास हमारी एक्सप्रेशन आ जाएगी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। अगर मुझे मेरे सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास जो है वो पता करना है तो मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ वो देखो, हमारे पास इक्वेशन है TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। एम हमारे पास मोलैलिटी है जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। वेट ऑफ सोलवेंट ग्राम में था तो उसको मैंने 1000 से जो है वो डिवाइड कर दिया था ताकि वो मेरा वेट जो है वो kg में हो जाए। N2 था हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो मैं डिफाइन कर सकता हूँ गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से मैं M2 को ले जाऊँगा ऊपर और डेल्टा TF को ले आऊँगा नीचे, तो ये मेरे पास मेरी एक्सप्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है फिर हमारे पास टू कंक्लूड दैट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF वो मोलैलिटी पे डिपेंड करती है, और जो मोलैलिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, यानी कि अमाउंट ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड करती है, और वो इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ द सोल्यूट के। तो जो भी क्वांटिटीज़ हमारी अमाउंट पे डिपेंडेंट करती हैं, नेचर के इंडिपेंडेंट होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हमारी कौन सी होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? तो पहली एप्लीकेशन है हमारी इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। देखो जनरली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन कंट्रीज़ की जहाँ पे मोस्टली जो मौसम है वो ठंड का रहता है, सर्दी का मौसम रहता है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है पूरे के पूरे साल जो है वो बर्फ़ पड़ती है। तो देखो अगर मैं वहाँ पे मान लो ऐसी कंट्री में रहता हूँ जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ वगैरह पड़ती है, मतलब कोल्डर मौसम जो है वो ज़्यादा रहेगा, कोल्डर वेदर रहेगा, तो उस केस में मैं वहाँ पे मेरी कार वगैरह यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि कार वगैरह जो हमारी होती है, कार वगैरह के अंदर जो रेडिएटर होता है उस रेडिएटर के अंदर हम पानी डालते हैं हमारे इंजन को ठंडा करने के लिए, और जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होगा वहाँ पे हमारा पानी जो होगा रेडिएटर का वो जम जाएगा। तो ऐसे एरियाज़ के अंदर अगर मैं कार यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे मेरे रेडिएटर के पानी को जो है वो जमने नहीं देना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे रेडिएटर वाले पानी के अंदर डाल देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर मैं इसका IUPAC नेम बताऊं तो आएगा इथेन 1,2 डायोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल पानी के अंदर ऐड हो जाएगा और उसके बाद पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को जो है वो डिप्रेस कर देगा। तो पानी हमारा 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होता, फिर उसे हम कोल्डर वेदर्स के अंदर भी यूज़ कर देते हैं रेडिएटर्स के अंदर। तो ये था हमारा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारी वो है हिली एरियाज़ के अंदर या विंटर्स के अंदर, जब एरियाज़ में हमारे घर के ऊपर या हमारी सड़क के ऊपर जो है वो बर्फ़ जम जाती है, तो उस बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए, आइस को मेल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे आइस के ऊपर जो है वो NaCl सॉल्ट या कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट जो होता है वो पोर करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं। उससे क्या होता है, देखो जो हमारी प्योर आइस थी वो अब NaCl उसके अंदर जब ऐड करेंगे तो वो नमक वाला पानी हो जाएगा, और सोल्यूट ऐड करने पे क्या होगा, हमारे पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा। जब हम नमक ऐड कर देते हैं तो नमक वाला पानी जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 से डिक्रीज़ होके 21 डिग्री सेल्सियस माइनस में आ जाएगा। और जब मैं कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ करूँगा, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक माइनस में डिप्रेस कर देता है। तो इनको फिर हम यूज़ करके हमारी जो रोड वगैरह पे आइस जो है वो जम जाती है उसे मेल्ट कर सकते हैं। ये हमारे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट की सेकंड एप्लीकेशन है। बाकी फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।